नाउ क्वेश्चन 35 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। हमें जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है z इज इक्वल टू 60x प्लस 40y, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पे हमें इस लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस चाहिए सो दैट हम इसका ग्राफ बना सकें। यहां पे x, यहां पे y। जब हम x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 6, और जब y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 12। इसके बाद ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x 0, y को 12, y को 0 लेंगे x आ जाएगा 6। एंड एक थर्ड इनइक्वालिटी और बची है, ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो यहां पे x को 0 लेंगे तो y 4, y को 0 लेंगे तो x 5 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ यहां पर बनाते हैं। वैल्यूज 12 तक गई हैं, तो इंटरवल हम यहां पर 2 का ले लेंगे, दैट इज y, दिस इज x। तो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहां पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमने ये नेगेटिव वाले नहीं बनाए क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, तो बस थोड़ा सा बना करके यहीं पे आप इसे रहने देंगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले इस लाइन को ड्रा करते हैं। यहां पर है x0 y6, x0 y6 पॉइंट है यहां पर। इसके बाद x12 y0, x12, 0 यहां पर, दोनों को मिला देंगे। दिस इज अवर लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके बाद हम बनाते हैं x0 y12 यहां पर, x6, 0 यहां पर, दोनों को मिलाइए। दिस लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। नाउ एक और लाइन है, दैट इज x0 y4 यहां पर, और x5, 0 यहां पर। इन दोनों से दिस लाइन इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। नाउ अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ है। फिर हम फिजिबल रीजन को चेक करके इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। जैसे यहां पे x प्लस 2y और इनइक्वालिटी वाला सिंबल ले लो। इज इक्वल टू वाला सिंबल अब नहीं लेना है, आपको केवल इनइक्वालिटी वाला सिंबल लेना है। ओरिजिन सभी के इधर है, तो हम ओरिजिन को यहां पुट कर देते हैं। 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 12 से छोटा होता है? सही बात है। यानी ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में होगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी ग्रीन वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट वाले में भी ओरिजिन को रख दीजिए, 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, ये बात भी सही है।
यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसका भी ओरिजिन की तरफ है। अब इस वाले में रखते हैं 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 20 एंड 0 इज ग्रेटर देन 20। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो ग्रेटर देन 20 है? गलत बात है। यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन, इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में नहीं, उस हाफ प्लेन में होगा जो ओरिजिन के दूसरी तरफ है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पॉजिटिव, दैट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे ये फिजिबल रीजन इनके बीच में यहां पर बन रहा है, दैट इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब यहां पर अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को मैं लिखता हूं। देखिए, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं A5,0। दूसरा ये पॉइंट है B, दैट इज 6,0। C जिसे हम अभी निकालेंगे, D है हमारे पास 0,6 और E है हमारे पास 0,4। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। इस C पॉइंट को ध्यान से देखें तो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे, जो इनका सॉल्यूशन आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। यहां आ गया माइनस का 3y माइनस का 12, यानी y इज 4। y 4 यहां पे रखेंगे तो x भी 4 आ जाएगा, दैट इज 4,4। हमारे पास ये C पॉइंट आ गया, यानी फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गए। अब हमें फंक्शन को, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम z के अंदर पुट कर देंगे। तो अब हम पुट कर रहे हैं z के अंदर, z एट a, दैट मींस 5,0 पर यहां पुट कर देंगे। y0 60 इंटू 5 इज 300। इसके बाद z एट b यानी 6,0, तो 60 इंटू 6 प्लस 0 यानी 360। z एट c यानी 4,4, तो 60 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 4, यहां पे हो गया 240 प्लस 160, दैट इज 400। इसके बाद z एट d, d यानी 0,6 पर 0 प्लस 40 इंटू 6 इज 240। z एट e, e यानी कि 0,4 पर, तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 40, दैट इज 160। वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो मैक्सिमम ये किस पे आ रहा है? मैक्सिमम है ये इस वाले पॉइंट पे, यहां ये मैक्सिमम आ रहा है। हम कहेंगे z इज मैक्सिमम एट c, दैट मीन्स 4,4 at x is equal to 4 and y is equal to 4 and its मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 400। तो पहले हमने सभी जो इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ बनाया, फिर फिजिबल रीजन को चेक किया कि जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ आ रहा है। आफ्टर दैट फिर हमने फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को z के अंदर पुट किया एंड हमें उस फिजिबल रीजन की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो हम यहां पर मिल जाएगी। ये 4,4 पर आपका मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। नाउ सेक्शन ई से क्वेश्चन 36 केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट देखिए। वो कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर टेकन टू अ रेलवे म्यूजियम टू लर्न अबाउट रेलवे हेरिटेज एंड इट्स हिस्ट्री। एक स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें रेलवे म्यूजियम ले जाया गया है, इसलिए कि वो रेलवे हेरिटेज को देख सकें एंड उसकी हिस्ट्री को वहां पर जान सकें। एन एग्जिबिट इन द म्यूजियम depicted many rail lines on the track near the railway station।
Let L be the set of all rail lines on the railway track and R is the relation on L defined by। एक एग्जिबिट है म्यूजियम के अंदर, उसमें कई सारी रेलवे लाइंस को दिखाया गया है। अब जो रेलवे लाइंस है वो इस तरीके से होती है एक रेलवे ट्रैक पर। अब यहां पर आप देखें तो ये जितनी भी लाइन है ना, सभी को हमने एल सेट नाम दे दिया है। ये जो सभी लाइंस हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, वो इस एल सेट पर हैं और इस एल सेट पर एक आर रिलेशन को डिफाइन किया गया है, एल टू एल रिलेशन को डिफाइन किया गया है। और सच दैट जो आर है वो किस तरीके से होता है कि दो L1, L2 लाइंस का ऑर्डर्ड पेयर यहां पे आएगा अगर L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। यदि दो रेलवे लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो वो आर रिलेटेड होंगी। अब वो पूछेगा इसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इसके बारे में। कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है तब जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर में हो जाए तो वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव। ए बी आर में है और बी ए भी आर में हो जाए तो वो होता है आपका सिमेट्रिक, यानी उसका उल्टा वहां पे होना चाहिए। ए बी आर में है, बी सी आर में है और यदि ए सी भी आर में हो जाए तो वो होता है ट्रांजिटिव। अब यहां पे इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड वेदर द रिलेशन आर एल इज सिमेट्रिक और नॉट। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू आर। हमने ऐसा मान लिया कि L1, L2 जो है वो R में है और L1, L2 R में कब होता है? अगर L1, L2 R में है which implies L1 is parallel to L2। जो L1 है वो L2 के पैरेलल है। दिस इज L1, दिस इज L2। अब यहां समझे, L1 L2 के पैरेलल है तो जो L2 है वो भी तो L1 के पैरेलल हो गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं L2 इज पैरेलल टू L1, कि जो L2 है वो L1 के पैरेलल है और L2 यदि L1 से रिलेशन रख रहा है सो L2, L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। आप चेक करें कि उसका उल्टा रिलेशन भी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। L1 L2 R में है, L2 L1 भी R में है तो R क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सेकंड वो कह रहा है कि फॉर ट्रांजिटिव चेक कर दीजिए कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम यहां मान लेते हैं कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। अब L1, L2 के R में होने का मतलब क्या है? विच इंप्लाइज कि जो L1 है वो पैरेलल है L2 के एंड L2 का मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3। ये देखिए यहां पे ये L2 है, ये L3 है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल हो गए। हम कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L3 विच इंप्लाइज कि जो L1, L3 है वो R में हो गया। सो जो R है वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव यहां पर हमारे पास हो गया है और यही हमें चेक करना था कि वो ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। इसके बाद इसके थर्ड वाला पार्ट देखिए, इफ वन ऑफ द रेल लाइंस ऑन द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहां पे थर्ड पार्ट में हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ वन रेलवे लाइन। रेलवे लाइन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, उसका ही है। अब नाउ इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग फर्स्ट विद, हम इसको लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है।
जहां पर ये जो m है वो क्या होता है, इसका स्लोप होता है। अब यानी जो वो रेलवे लाइन है ना, उसका स्लोप क्या आ रहा है हमारे पास, स्लोप इज 3, m इज इक्वल टू 3। वो कह रहा है इस लाइन से रिलेशन रखने वाली सभी लाइंस का सेट हमें बता दीजिए। अब हम यहां पे कहें कि इसके साथ रिलेशन कौन रखेगी, जो इसके पैरेलल होगी, यानी इसके पैरेलल जो भी लाइंस हैं, इसके पैरेलल जो भी लाइंस हैं उन सभी का सेट लिखना है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब लाइंस पैरेलल हो ना तो उनका जो स्लोप है वो इक्वल होता है आपका। अब उनका स्लोप इक्वल है, केवल जो c की वैल्यू है वो चेंज होगी। तो हम यहां पे कहेंगे लाइंस पैरेलल टू फर्स्ट आर, वो किस फॉर्म की होंगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, इस फॉर्म की होंगी, क्योंकि स्लोप तो उनका भी 3 होगा, केवल इस c की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो इसके पैरेलल लाइंस होंगी वो यहां पर मिलती रहेंगी। आप इसे सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे आपको क्या लिखना है, सेट लिखना है, तो L इज इक्वल टू, यहां L होगा, L इज द लाइन ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म की होगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, इस फॉर्म की वो लाइन हो। यानी रिलेशन रखने का मतलब है जो रिलेशन दे रखा है, तो इसके जो पैरेलल लाइंस है ना वो सारी ये हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, ये सब लाइंस इसके पैरेलल हैं। इसके और वाला पार्ट देखिए, लेट s बी द रिलेशन डिफाइंड एज, हमारे पास एक s रिलेशन दे रखा है, किस तरीके से, s इज इक्वल टू L1 कॉमा L2, इसमें होता है कब, when L1 is perpendicular to L2, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होता है। चेक वेदर द रिलेशन is सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर हमें चेक करना है, तो फॉर सिमेट्रिक हम इसे चेक कर लेते हैं। लेट L1 कॉमा L2 हमने कहा मान लिया, S में मान लिया। L1 कॉमा L2 S के अंदर कब होता है, when L1 is perpendicular to L2, जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे समझे, ये L1 ये L2, अब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो L2 है वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो हम यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू S, सो S इज सिमेट्रिक, तो जो S है हमारा वो सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव इसे चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव ये होगा या फिर नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर मान लेंगे, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू S एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू S। अब L1 L2 S में होने का मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब जरा समझना इस बात को कि L1 L2 के परपेंडिकुलर, ये L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, समझिएगा, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो L1 और L3 क्या हो गए, ये तो पैरेलल हो गए, which implies L1 is parallel to L3। अगर वो पैरेलल हैं तो L1 is not perpendicular to L3, so या फिर ऐसे ही लिख देना, L1 is not perpendicular to L3, which implies L1 comma L3 does not belongs to S, so S is not ट्रांजिटिव, तो जो S है हमारा वो ट्रांजिटिव यहां पर नहीं है। हमने चेक किया कि वो सिमेट्रिक तो हो रहा है बट वो ट्रांजिटिव हमारे पास यहां पर नहीं हो रहा है। नाउ क्वेश्चन 37 देखिए, केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन।
A rectangular visiting card is to contain 24 square meters of printed matter. एक विजिटिंग कार्ड है और विजिटिंग कार्ड होता है रेक्टेंगुलर इन शेप, उसके अंदर प्रिंटेड मैटर है, फिर उसके ऊपर मार्जिन्स है। जैसे यहाँ पे ये विजिटिंग कार्ड है, इसके अंदर जो प्रिंटेड मैटर है ना वो इतना है, और इस प्रिंटेड मैटर का जो एरिया है वो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। The margins at the top and the bottom of the card is to be 1 centimeter, and the on the left and right and to be 1 into 1/2 centimeter as shown below. यहाँ पर ऊपर और नीचे तो मार्जिन्स 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लेफ्ट और राइट में 1 into 1/2 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास मार्जिन्स होने चाहिए। यहां पे मैं मान लेता हूं कि लेट लेंथ ऑफ प्रिंटेड मैटर, लेंथ ऑफ प्रिंटेड मैटर मेरे पास क्या है, प्रिंटेड मैटर की लेंथ मैंने मान ली x सेंटीमीटर, एंड लेट ब्रेड्थ ऑफ प्रिंटेड मैटर, ब्रेड्थ ऑफ प्रिंटेड मैटर हो जाएगी y सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया क्या होगा xy, और वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दे रखा है। दिस इज फर्स्ट, इसे नाम हम दे देते हैं। नाउ अब इस पर ही बेस्ड वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ x, x की टर्म में, x की टर्म्स में। ओके, उसने पहले ही बता दिया है, इसको x लेना है और इसको y जो हमने एग्जैक्टली लिया है। अब x की टर्म्स में एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो मैं कहता हूं लेंथ ऑफ विजिटिंग कार्ड। अब देखिए विजिटिंग कार्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप समझो इतना तो x है, ये वाला पार्ट जो है वो x है, 1.5 सेंटीमीटर इधर रह रहा है और 1.5 सेंटीमीटर इधर, यानी टोटल 3 सेंटीमीटर। तो x प्लस 3 सेंटीमीटर तो इसकी हो गई लेंथ। आफ्टर दैट हम कह रहे हैं कि ब्रेड्थ ऑफ विजिटिंग कार्ड, ब्रेड्थ ऑफ विजिटिंग कार्ड y 1 और 1 2, ब्रेड्थ हो गई y प्लस 2 सेंटीमीटर। हमने मान लिया लेट a डिनोट्स द एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड। ए जो है विजिटिंग कार्ड के एरिया को डिनोट कर रहा है, तो विजिटिंग कार्ड का एरिया हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। बट वो कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, यानी यहां से आप y की वैल्यू निकाल दें, तो y की वैल्यू हो गई 24/x, वो यहां पुट कर दीजिए। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ गया x इंटू 24/x प्लस 2x प्लस 3 इंटू 24/x प्लस 6, ये कैंसिल हो गया, 24 प्लस 6 इज 30, ये हो गया 2x प्लस 72/x प्लस 30। दिस इज द एरिया इन टर्म्स ऑफ x, x की टर्म्स में हमने एरिया निकाल दिया। इसका सेकंड पार्ट वो कह रहा है ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया यानी एरिया को मिनिमाइज कर दीजिए और उसकी डायमेंशंस हमें बता दीजिए। तो यहां पे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको नाम दे रहे हैं हम सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे dA ओवर dx क्या हो जाएगा, 2x का तो हो गया 2 और 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर और 30 का हो गया 0। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हमने dA ओवर dx को 0 के इक्वल रख दिया, यानी 2 माइनस
72/x² इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको इधर ले आए, 2 इज इक्वल टू 72/x², इसको इधर ले आए, x² इज इक्वल टू 36। तो यहां से x की वैल्यू आ गई ±6। दो क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि x की किस क्रिटिकल वैल्यू पर एरिया मिनिमम है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो d2a/dx²। यहां पे 2 का तो हो गया 0, माइनस का 72, और ये x की पावर -2 ऊपर चली जाएगी, -2 आगे आ गया, x की पावर -3, यानी यहां हो गया 144/x³। अब देखो यहां नेगेटिव वैल्यू रखोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, दैट मींस मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। एट x इज इक्वल टू 6, d2a/dx² 144/6³ ग्रेटर देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, दैट मींस द एरिया इज मिनिमम, और अगर ये नेगेटिव ले लेते ना तो फिर ये मैक्सिमम हो जाता। तो हम कहेंगे एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 6, और जब x को 6 यहां रखोगे तो y इज इक्वल टू 4। x मिल गया, y मिल गया, तो यहां पुट करके हम डायमेंशंस ऑफ द विजिटिंग कार्ड निकाल सकते हैं ऑफ मिनिमम एरिया। तो हम यहां पे लिख रहे हैं डायमेंशंस ऑफ विजिटिंग कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। क्या हो जाएंगे जरा देखिए, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है हमारा x+3, यानी 6 + 3 इज 9 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ देखिए, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास y+2, यानी 4 + 2 इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें उस विजिटिंग कार्ड का जिसका की एरिया मिनिमम है उसके डायमेंशंस हमें मिल रहे हैं 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल्स टू द चार्ज इट्स कस्टमर्स वंस अ मंथ। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर जनरली हमारे घर का सामान मिलता है, वो अपने कस्टमर्स को एक महीने में बिल भेजता है। पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अपने एक्सपीरियंस से वो कह रहे हैं 70% ऑफ इट्स कस्टमर्स पे देयर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। मतलब जैसा होता है कि एक महीना हो गया है, अब वो अपने कस्टमर्स को बिल भेजेगा, उनमें से 70% पहले महीने ही टाइम पर बिल दे देते हैं। एंड द स्टोर आल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पेज द बिल इन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ पेइंग इन नेक्स्ट मंथ। यानी जब अगले महीने का बिल आएगा ना, जो पहले महीने टाइम से दे देते हैं वो दूसरे महीने भी टाइम से दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, और जो पहले महीने टाइम से नहीं देते वो दूसरे महीने दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। अब इस पर वो कंडीशंस बना रहा है, तो हम यहां मान लेते हैं दो इवेंट्स। लेट एस E1 डिनोट्स द इवेंट that customer pays first month bill ऑन टाइम, टाइम पर ही वो फर्स्ट मंथ बिल दे देते हैं। E2 मान लेते हैं, E2 denotes the event the customer do not pays फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम। E1 इवेंट हमने मान लिया कि कस्टमर पहले महीने का बिल टाइम से दे देता है। E2 इवेंट मान लिया कि वो नहीं देता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो नहीं दे रहे हैं। अब हम यहां पे मान रहे हैं लेट A denotes the event that
कस्टमर पेज सेकेंड मंथ बिल, सेकेंड मंथ का बिल पे कर देते हैं, इस इवेंट को हमने ए माना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। लेट E1 E2 डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग। E1 है पेइंग का और E2 है नॉट पेइंग का, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। P E1 की प्रोबेबिलिटी, P E1 हमारे पास कितना है? P E1 यानी कि वो टाइम पे कर देते हैं, वो था 70%, यानी 70%, 70/100 यानी कि 7/10 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट मंथ बिल को टाइम पे कर देता है। और नहीं पे करने वाले, देखो 70% टाइम पे कर रहे हैं, तो बचे कितने? 30% जो टाइम पे नहीं देंगे, 30/100 यानी 3/10 हो गया। सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है? Let A denotes the event of customer paying the second month bill in time, then PA by E1 और PA by E2। PA by E1 का मतलब क्या है? Paying, probability of paying second month bill, second month bill जब E1 इवेंट पहले से हो चुका है। E1 इवेंट पहले से होने का मतलब है कि पहले महीने का बिल भी टाइम से दे दिया है। हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग सेकंड मंथ बिल व्हेन फर्स्ट मंथ बिल इज पेड ऑन टाइम, वो पहले से पे किया जा चुका है ऑन टाइम। और PA by E2 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग सेकंड मंथ बिल व्हेन फर्स्ट मंथ बिल इज नॉट पेड ऑन टाइम, कि पहले महीने का बिल टाइम पर पे नहीं किया गया था। E2 इवेंट पहले से होने का मतलब है। अब जरा देखो, ये प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में ही दे रखी थी। वो कह रहा था कि पहले महीने का बिल दे देते हैं, दूसरे महीने का भी बिल टाइम से दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, यानी कि ये हो गया 8/10। और PA by E2 कितना है? कि वो उन्होंने पहला नहीं दिया बट दूसरा टाइम से दे देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, दैट इज 4/10। सेकंड भी हो गया। थर्ड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम, तो हम यहां थर्ड निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल ऑन टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा PA बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, PA इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। जरा चेक करिए PA कितना है हमारा? PA है हमारे पास, ओके PE1 होगा यहाँ पे बाई फॉर्मूला PE1 और यहाँ पे PE2। PE1 कितना है? 7/10। PA बाई E1 कितना है हमारा? 8/10। PE2 है 3/10 और PA बाई E2 है 4/10। एलसीएम तो आ गया 100, यहाँ पे 56 प्लस 12 यानी 868/100, दैट इज 0.68 हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि सेकंड मंथ बिल टाइम पे हो जाएगा। इसके और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम इफ इट इज फाउंड दैट कस्टमर हैज पेड द सेकंड मंथ बिल इन टाइम, यानी कि वो कह रहा है कि सेकंड मंथ का बिल टाइम से पे हो चुका है, यानी ए हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि फर्स्ट मंथ बिल भी जो है वो टाइम से पे हुआ था, यानी कि PE1 बाई ए बताना है। यहां ये इवेंट सेकंड मंथ का बिल टाइम से आ चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि फर्स्ट मंथ का भी टाइम से आया था। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी
that customer paying first month bill when second month bill is paid on time. पेड मतलब दे चुका है. बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम का हम यहां पे यूज कर लेंगे एंड यहां पे लिखेंगे पी ई वन बाई ए, ये इक्वल होता है पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, इसके इक्वल होगा. पी इवन हमारे पास क्या है, दैट इज 7/10, ये है हमारे पास 8/10 और ये हमने अभी पूरा सॉल्व किया, दैट इज 68/100. ये आ गया 56/100, 68/100, यहां पे आ गया 56/68. 2 से 28, 2 से 34, 2 से 14, 2 से 17, यानी पी ई वन बाई ए हमारे पास आ गया 14/17. तो यहां पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई है 14/17. बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कुछ क्वेश्चंस तो उसमें जो आंसर्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही हमें दे रखे थे.